Assalamu alaikum. This is Mohammad Junaid Khan. Good morning. I am here uh, with the second lecture of Advanced English. Today we will cover what is the purpose of reading. So a lot to know, a lot to discuss. As always, we begin. So without wasting our time, let's start our lecture. Inshallah, let's start. So first of all, uh, we will know what is the purpose of reading. What is the purpose of reading? The purpose of reading. The purpose of reading is to connect the ideas on the page to what we already know. If you don't know, कहता है कि जो पर्पज़ है ना रीडिंग का वो ये है कि जो कुछ आप पहले से जानते हैं, जो कुछ आपके दिमाग में है और जो कुछ पेज पे लिखा हुआ है आइडियाज़, उनको कनेक्ट करना है। यही उसका जो रीडिंग का मेन पर्पज़ है। इफ़ यू डोंट नो, अगर आप नहीं जानते एनीथिंग अबाउट अ सब्जेक्ट, अगर आप कुछ भी सब्जेक्ट के बारे में नहीं जानते, देन पोरिंग वर्ड्स ऑफ टेक्स्ट इनटू योर माइंड इज़ लाइक अ पोरिंग वाटर इनटू योर हैंड। अगर आप पर्पज़ मिसाल के तौर पे, अगर आप किसी सब्जेक्ट के बारे में या किसी टॉपिक के बारे में आपको बिल्कुल भी नहीं पता, अगर आप वो पढ़ते हो तो वो ऐसे ही है जैसे आपकी हथेली में पानी डाल दिया जाए। ठीक है, आपकी हथेलियों से पानी निकल जाएगा, आप ज़्यादा देर तक उसे स्टोर नहीं कर सकते। तो इसी तरह वो कहता है कि बेहतर तो यही है कि जो मेन मकसद है ना रीडिंग का, वो यही है कि जो आपके पास ऑलरेडी जो नॉलेज है, जो प्री नॉलेज है आपके पास, और जो कुछ अब आप पढ़ने जा रहे हैं, उन दोनों को या जो उन दोनों को कनेक्ट करना है, प्रॉपर तरीके से उन दोनों को कनेक्ट करना है। जाहिर बात है कि एक बंदा, मिसाल के तौर पे, अगर आपको इंग्लिश ही नहीं आती, बिल्कुल भी इंग्लिश नहीं आती, और आप बीएस इंग्लिश में अगर आ गए हैं, तो ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट टास्क होगा। So in order to get good marks, you will have somehow know about English literature. That's why you choose BS English. So it was the time when you thought कि you have something, you had something, that's why you decided कि भाई मैंने BS इंग्लिश करना है। आपको कुछ आइडिया था BS इंग्लिश का, तो आपने BS इंग्लिश को सिलेक्ट किया है। कहता है यू डोंट रिटेन मच, फॉर एग्जांपल ट्राई रीडिंग दिस नंबर। कहता है कि अगर आपको उस चीज़ के बारे में नॉलेज नहीं है, जिस चीज़ के बारे में आप नहीं जानते, तो आप उसे ज़्यादा देर तक रिटेन नहीं कर सकते। मिसाल के तौर पे अब वो एग्ज़ाम्पल देता है कि ये नंबर देखो, 751632 दिस इज़ हार्ड टू रीड एंड रिमेंबर। तो कहता है ये जो नंबर है ना, इन्हें बहुत मुश्किल है इवन के पढ़ना भी और याद करना भी। लेकिन सेकंड एग्जांपल में वो 751632 दिस इज़ ईजियर बिकॉज ऑफ चंकिंग। चंकिंग का मतलब है दरमियान में उन्होंने हाइफन वगैरह डाल दिया है, चंक बना दिए, उसे दो टुकड़े कर दिए, उसके दो पार्ट्स कर दिए। इस वजह से अब इसे जो है वो याद करना और रीड करना इजी हो जाएगा। लेकिन वो कहता 1 2 3 4 5 6 7 दिस इज़ ईजी टू रीड बिकॉज ऑफ प्रायर नॉलेज एंड स्ट्रक्चर। अब वो कहता है कि ये इसलिए आपको इजी लग रहा है क्योंकि आपको 1 2 3 4 5 6 आप स्टार्टिंग से पढ़ते आ रहे हैं, बचपन से ये चीज़ें पढ़ते आ रहे हैं, आपके माइंड में ये चीज़ें ऑलरेडी हैं, आपके पास प्रायर नॉलेज है, आपको पता है कि 1 2 3 ऐसे लिखा जाता है, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में होता है, वन से लेके फिर इनफाइनाइट जहाँ तक गिनती आपको पता है, काउंटिंग चलती रहती है। तो ये जब आपके पास किसी भी चीज़ का प्रायर नॉलेज होगा, तो आपको और उसका स्ट्रक्चर पता होगा, तो आप उसके बारे में बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। मिसाल के तौर पे आप यही देख लें कि आप जो ये टॉपिक है, मैं जो आपको ये टॉपिक पढ़ा रहा हूँ, आपको इस टॉपिक के बारे में नहीं पता ना, अब आपको थोड़ी डिफ़िकल्टी होगी। अगर आप मुझसे जब मैं अभी आपको पढ़ाना हूँ, अगर आप इससे पहले ये टॉपिक सर्च करके आते,
ठीक है, तो हो सकता था कि मैं इतना अच्छे तरीके से नहीं समझा सकता, लेकिन आपकी पीकिंग पावर ज़्यादा होती, आपको समझ आ जाता क्योंकि आपने टॉपिक को पहले ही पढ़ा है। तो इसलिए प्रायर नॉलेज का होना बहुत ज़रूरी है। अब मैं आपको एग्ज़ाम्पल देता हूँ, जब मैं सीएसएस की अटैम्प्ट देने के लिए लाहौर गया तो मुझे पॉलिटिकल बैकग्राउंड मेरा बहुत ही बेकार था। यानी कि पॉलिटिक्स में मेरा इंटरेस्ट नहीं था। जब यूनिवर्सिटी में फ्रेंड्स ग्रुप, इवन क्लास में भी काफ़ी बार डिबेट हुई है, तो मैं चुप रहता था। और जब मैं वहाँ सीएसएस में गया तो वहाँ भी मुझे चुप रहना पड़ा। क्यों? क्योंकि मेरे पास प्रायर नॉलेज नहीं था पॉलिटिक्स का, ना पॉलिटिशियंस के बारे में पता था। फिर मैंने आहिस्ता आहिस्ता स्टडी करना उसे स्टार्ट किया। लेकिन अब मैं जो न्यूज़ पढ़ता हूँ, अब मुझे वो काफ़ी फ्रूटफुल होती है मेरे लिए। वो क्यों फ्रूटफुल होती है? क्योंकि अब मेरे पास प्रायर नॉलेज है, पहले मेरे पास प्रायर नॉलेज नहीं था। तो इसीलिए नॉलेज है ना, वो कभी भी ज़ाया नहीं जाता। आपने अगर कुछ पढ़ा है तो वो कहीं ना कहीं आपको प्रैक्टिकल लाइफ में ज़रूर हेल्प आउट करेगा। सिमिलरली इफ़ यू लाइक स्पोर्ट्स देन रीडिंग द स्पोर्ट्स पेज इज़ ईजी। वो कहता है अगर आप स्पोर्ट्स को पसंद करते हो, ठीक है, खेल जितने भी अगर आप उसको पसंद करते हो, तो न्यूज़पेपर जैसे मैं आपको दे देता हूँ या कोई पेज होता है, तो वो जो आप पेज पढ़ोगे ना वो आपके लिए इंटरेस्टिंग होगा। क्यों इंटरेस्टिंग होगा? क्योंकि एक तो आपको आप उस स्पोर्ट्स को लाइक करते हो, तो जाहिर बात है जब आप किसी चीज़ को लाइक करते हो तो आपने उसके बारे में सर्च की होगी, कहीं से सुना होगा, देखा होगा, तो आपके पास ऑलरेडी कुछ ना कुछ नॉलेज आपके माइंड में एग्जिस्ट कर रहा होगा। यू हैव अ फ्रेमवर्क इन योर माइंड, आपके दिमाग में उसका फ्रेमवर्क होता है फॉर रीडिंग, अंडरस्टैंडिंग एंड स्टोरिंग इंफॉर्मेशन। जो पर्पज़ होता है ना रीडिंग का, वो ये होता है कि अंडरस्टैंडिंग के चीज़ों को आप अंडरस्टैंड करते हो, और जो इन्फॉर्मेशन होती है उसको आप स्टोर करते हो। तो ये रीडिंग का पर्पज़ है। रीडिंग का मेन पर्पज़ ये है कि जो आइडियाज़ आपके माइंड में हैं और जो पेज पे हैं या जो आप पढ़ रहे हो, उन आइडियाज़ को आपस में इंटरलिंक करना, उनको कनेक्ट करना, तो ये रीडिंग का मेन पर्पज़ होता है। अच्छा, दूसरा जो हमारा टॉपिक है आज का वो ये है ओवरऑल की आइडियाज़। की आइडियाज़ जब आप रीडिंग कर रहे हैं तो आपने की आइडियाज़ कैसे निकालने हैं, कैसे गेस करने हैं कि इसमें की आइडियाज़ क्या हैं। मिसाल के तौर पे एक राइटिंग है, कोई पेज है लिखा हुआ, वो बहुत बड़ा राइटिंग लिखी हुई है और आपके पास यू डोंट हैव इनफ टाइम टू रीड ऑल द पेजेस, you have a shortage of time, then you will in order to understand and comprehend the whole passage, you will have to look only key ideas. If you understand only key ideas, then you will be easily understand the whole page of writing or reading. मेन आइडियाज़ आर ऑफन फाउंड एट द बिगिनिंग ऑफ पैराग्राफ। मोस्टली ये होता है जो रीडिंग होती है ना, उसके स्टार्टिंग के जो पैराग्राफ होते हैं ना, राइटर उसमें एक्सप्लेन कर देता है आइडियाज़ अपने। लेकिन द फर्स्ट सेंटेंस ऑफन एक्सप्लेन द सब्जेक्ट बीइंग डिस्कस इन द पैसेज। मोस्टली जो फर्स्ट सेंटेंस होता है पैराग्राफ का, टॉपिक सेंटेंस होता है, वो एक टॉपिक सेंटेंस होता है। जो नेक्स्ट जो लाइंस होती हैं पैराग्राफ में वो उसी के बारे में एक्सप्लेन कर रही होती हैं। लेकिन लाजमी नहीं है कि राइटर्स जो है अपना की आइडियाज़ या मेन थीम जो फर्स्ट लाइन में डिफ़ाइन करें। द मेन आइडियाज़ आर आल्सो फाउंड इन द कंक्लूडिंग सेंटेंसेस ऑफ पैराग्राफ। वो अभी यहाँ पे राइटर कहता है कि हो सकता है कि राइटर, बल्कि हो सकता है क्या होता है कि जो राइटर होता है वो अपने बाज़ का मेन आइडियाज़ एट द एंड ऑफ द पैराग्राफ भी लिखता है, या तो स्टार्टिंग में लिखता है या एंड पैराग्राफ में लिखता है। तो ये आपको हेल्प आउट करते हैं प्रेसी में, आपकी कंप्रीहेंशन में। जब आप रीडिंग करते हैं तो ये ज़्यादा चीज़ें आपको समझ में आ जाती हैं। कहता है द मेन आइडिया इज़ नॉट ऑलवेज क्लियरली स्टेटेड। वो कहता है जो मेन आइडिया होते हैं ना, राइटर ऐसे ही सीधा सीधा उसे बयान नहीं करता, ठीक है। उसकी फिर अगर वो सीधा सीधा लोगों को पता लग जाए, ठीक है, पहला पेज पढ़ते ही अगर लोगों को पता लग जाता है जी इस बुक में ये लिखा हो, तो इसका मतलब है राइटर क्यूरोसिटी पैदा नहीं ना कर सकता, सस्पेंस पैदा नहीं करेगा राइटिंग में।
कुछ चीज़ें होती हैं जैसे मेन आइडिया वो थोड़ा बहुत बताएगा लेकिन ओवरऑल नहीं बताएगा। जैसे जैसे आप स्टेप बाय स्टेप ग्रेजुअली स्टडी करते हो तो यू विल कम टू नो कि हाँ ये बात है। वो सारा डिफाइन नहीं करता, इलेबोरेट नहीं करता स्टार्टिंग में। इट इज़ मोर डिफ़िकल्ट टू आइडेंटिफाई अ मेन आइडिया व्हेन इट इज़ इन्फर्ड और इम्प्लाइड। कहता है जब ज़्यादा मुश्किल होता है मेन आइडिया निकालना जब उसे हमने अखज़ करना हो। इन्फर्ड और इम्प्लाइड का मतलब जब उसे अखज़ करना हो, जब हमने ख़ुद निकालना हो। मिसाल के तौर पे एक आप बुक लेते हो, उसमें खुद ही एक पॉइंट दिया है मेन आइडिया, फिर तो आपके लिए ईजी हो जाएगा। लेकिन ख़ुद से जब इन्फर करना होता है तो ये ज़्यादा डिफ़िकल्ट टास्क है। इट कैन बी इम्प्लाइड थ्रू अदर वर्ड्स इन द पैराग्राफ। हो सकता है कि वो किसी और वर्ड्स के थ्रू अपना मेन आइडिया बताता हो या उसने बताया हो और हमें पता ना लग रहा हो। कोई और वर्ड उसने यूज़ किए हैं और उनके अंडर द अम्ब्रेला ऑफ अनदर वर्ड्स ही वांट्स टू डिस्क्राइब द मेन आइडिया ऑफ हिज पीस ऑफ राइटिंग। सो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। ये बहुत मुश्किल काम है, लेकिन जब आप एक ट्रैक पे चलने लग जाते हो फिर कोई मुश्किल काम नहीं है। अच्छा, थर्ड टॉपिक है हमारा एक्सपोजिटरी टेक्स्ट स्ट्रक्चर। एक्सपोजिटरी राइटिंग क्या होती है? एक्सपोजिटरी टेक्स्ट टिपिकली फॉलो वन ऑफ 5 फॉर्मेट्स। जब आप एक्सपोजिटरी राइटिंग पढ़ते हो तो इसमें 5 टाइप्स की राइटिंग होती है, तो आपको आइडिया हो जाता है। जो सबसे पहले राइटिंग होती है कॉज एंड इफ़ेक्ट, कि उसकी वजह क्या है, ठीक है, फिर क्या बात हुई और फिर उसका नतीजा क्या निकला। कंपेयर करना है एंड कंट्रास्ट। कंपेयर हमेशा 2 चीज़ों का होता है, जो 2 चीज़ें सिमिलर, और कंट्रास्ट जो दोनों चीज़ें सिमिलर ना हो। डिस्क्रिप्शन, डिस्क्राइब करना। प्रॉब्लम एंड सोल्यूशन, उसमें प्रॉब्लम्स दी होंगी और फिर उसका सोल्यूशन दिया होगा, तो ये एक्सपोजिटरी स्ट्रक्चर होता है राइटिंग का। एंड सीक्वेंस, और सीक्वेंस होती है, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर होता है, A to Z होता है। स्टूडेंट्स कैन लर्न टू रिकॉग्नाइज द टेक्स्ट स्ट्रक्चर बाय एनालाइजिंग द सिग्नल वर्ड कंटेन विद इन द टेक्स्ट। जब आपको ये सिग्नल वर्ड्स उसमें आ जाते हैं तो राइटिंग में, तो आप एक स्टूडेंट पढ़ने वाला इजीली एनालाइज कर सकता है ये कि कौन सी राइटिंग है, एक्सपोजिटरी राइटिंग है, ठीक है। कॉज एंड इफेक्ट जो इसमें पहले है, आइडियाज़ इवेंट्स इन टाइम। जो आइडियाज़ होते हैं, इवेंट्स होते हैं और जो टाइम होते हैं और फैक्ट्स होते हैं आर प्रेजेंटेड एज कॉजेज़ ऑफ द रिजल्टिंग इफेक्ट। वो कॉजेज़ बयान किए जाते होते हैं, फिर उनका जो रिज़ल्ट निकलता है वो एक्सप्लेन किए जाते हैं। और फैक्ट्स होते हैं दैट हैपन एज अ रिज़ल्ट ऑफ एन इवेंट, जो उस इवेंट के जो इवेंट होता है उसको ऑर्गेनाइज जब करते हैं, या जब इवेंट्स होता है जो उसके नतीजे में जो रिज़ल्ट आते हैं वो इसमें होते हैं। कॉज एंड इफ़ेक्ट। मिसाल के तौर पे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। हम कहते हैं कि एक बंदे का एक्सीडेंट हो गया, ठीक है, ये इफ़ेक्ट है। कॉज हम पूछते हैं वजह क्या हुई, हम कहते हैं भाई तेज़ बाइक चला रहा था, ठीक है, वो उसकी कॉज थी, इसकी वजह से ये इफ़ेक्ट हुआ। कंपेयर एंड कंट्रास्ट, जैसे मैंने पहले भी बताया कि कंपेयर हमेशा 2 चीज़ों का होता है। मिसाल के तौर पे एक टीचर का दूसरे टीचर के साथ कंपेयर किया जाए। कंट्रास्ट ये होता है कि टीचर और स्टूडेंट का। आप कहते हैं ना कंट्रास्ट कैसा लग रहा है, जैसे लोग कुर्ता किसी और कलर का पहनते हैं और शलवार किसी और कलर की पहनते हैं, तो दोनों डिफरेंट है ना, इसमें होता है कंट्रास्ट। वो कहता है इन्फॉर्मेशन इज प्रेजेंटेड बाय डिटेलिंग हाउ 2 और मोर इवेंट्स, ठीक है। जब हम कंपेयर करते हैं तो डिटेल में कोई इन्फॉर्मेशन दी जाती है कि 1 या 2 जो इवेंट्स होते हैं वो कैसे होते हैं, कंसेप्ट्स होते हैं, थेरीज होते हैं, और थिंग्स आर लाइक एंड और डिफरेंट। हो सकता है कि चीज़ें कंपेयर में एक जैसी हों और डिफरेंट में डिफरेंट होती हैं। डिस्क्रिप्शन, डिस्क्राइब करना। अ टॉपिक इज डिस्क्राइब्ड बाय लिसनिंग करैक्टरिस्टिक्स, फीचर्स, एट्रीब्यूट्स एंड एग्जाम्पल। जो टॉपिक होता है वो डिस्क्राइब किया जाता है लिसनिंग करैक्टरिस्टिक्स, जो खसूसियात होती हैं उसके फीचर्स जो होते हैं, एंड एट्रीब्यूट्स एंड एग्जाम्पल सो ऑन। प्रॉब्लम एंड सोल्यूशन, उसमें उसकी प्रॉब्लम्स दी होती हैं, फिर उसी का सोल्यूशन दिया होता है। प्रॉब्लम एंड 1 और मोर सोल्यूशन टू द प्रॉब्लम इज आउटलाइन, उसमें एक प्रॉब्लम डिफाइन की जाती है, फिर उसका सोल्यूशन भी दिया जाता है। ये एक्सपोजिटरी राइटिंग होता है। और ये हमारे ये 5 जो हैं, ये 5th है कि एटम्स और इवेंट्स आर लिस्टेड इन न्यूमेरिकल और क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस। जो एटम्स होते हैं, जो हमारे इवेंट्स होते हैं, उन्हें लिस्ट में या लिस्टेड, उन्हें डिस्क्राइब या रिटर्न, उन्हें
राइट किया जाता है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर क्या होता है? A to Z। जैसे आप हिस्ट्री होती है ना, हिस्ट्री में जाहिर बात है पहले 2010 आया, फिर 11 आया, फिर 12, ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है। तो जो भी इवेंट्स हैपन हुए हैं, जो फैक्ट्स एंड फिगर हैं, उनको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में बयान किया गया होता है, और उनकी एक सीक्वेंस होती है, आइदर एक्सप्लिसिटली और इम्प्लाइड। या तो वो उसे एक्सप्लेन किया गया हो या उसे अखज़ किया गया हो, तो वो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में होता है। फिर एक्सपोजिटरी राइटिंग क्या होती है? उसमें कॉज इफ़ेक्ट होते हैं, प्रॉब्लम्स और सोल्यूशन होते हैं, सीक्वेंस होती है, उसमें कंपेयर एंड कंट्रास्ट होता है। तो ये सारी क्या होती हैं? एक्सपोजिटरी स्ट्रक्चर ऑफ राइटिंग। एंड द थर्ड जो हमारा टॉपिक है वो ये है, राइटर्स ओवरऑल पॉइंट ऑफ व्यू। अब जब आप कोई भी पीस ऑफ राइटिंग को आप स्टडी करते हो, तो उसमें आप देखते हो कि राइटर्स का पॉइंट ऑफ व्यू क्या है। ठीक है, आप एक एडिटोरियल पढ़ते हो न्यूज़पेपर में, तो उसमें आप देखते हो कि भाई इस बंदे ने जिसने ये एडिटोरियल राइट किया है, उसका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, उसने कैसे एनालाइज किया है, वो चीज़ों को कैसे लेके चला, उसकी टून कैसी है, आया कि वो बाइस है और अनबाइस है। ठीक है, वो उसके आर्गुमेंट्स क्या है, वो स्पोर्ट्स क्या देता है। अब देखें ना टून। अब आप देखते हो कि एक राइटर है, वो सटायर करता है, सोसाइटी के ऊपर मजाक उड़ाता है, तो आप उस कह सकते हो कि जो इसकी राइटर की टून है ना, वो बड़ी ह्यूमरस टाइप की टून है, मिसाल के तौर पे लोगों को हंसाता है, ये उसकी राइटिंग है। ठीक है, बाईस बाईस का मतलब ये होता है कि एक, अब जैसे पाकिस्तानी राइटर है, जाहिर बात है जब वो पाकिस्तान की चीज़ों के बारे में लिखेगा तो वो उन चीज़ों को बढ़ा चढ़ा के लिखेगा, क्योंकि अब वो बाईस है पाकिस्तान से। अमेरिका वाला है तो अमेरिका की, इंडिया वाला है तो इंडिया की चीज़ों को बढ़ा के लिखेगा। लेकिन अगर एक बंदा इंडिया वाला पाकिस्तान के बारे में लिखेगा तो जाहिर बात है वो बाईस नहीं होगा, वो उस चीज़ों को, वो इंडिया की तरफ से तो बाईस होगा, लेकिन वो चीज़ों को तोड़ मरोड़ के रख देता। अच्छा, स्पोर्टिंग आर्गूमेंट्स, जो उसने स्पोर्टिंग आर्गूमेंट्स दिए हैं, आया कि वो, आपने उन्हें देखना है कि आया कि वो आर्गूमेंट्स ठीक हैं या नहीं हैं, या अगर उसने आर्गूमेंट्स दिए हैं तो किस तरह दिए हैं। एविडेंस देखने हैं आपने, एविडेंस, अगर उसने कोई बात कही है तो उसका कोई आया कि प्रूफ भी दिया है या नहीं दिया, ऐसे ही मुंह उठा के किसी ने भी बात कर दी है। अच्छा, फोर्थ जो हमारा टॉपिक है, टू डिटर्मिन द मीनिंग ऑफ अनफेमिलियर वर्ड्स। अब जो अनफेमिलियर वर्ड्स होते हैं ड्यूरिंग रीडिंग, उनका हमने कैसे मतलब अखज़ करना है, कैसे उसका हमने मतलब इवेल्युएट करना है, कैसे इन्फर करना है उसका मतलब। सो देर आर सेवरल वेज to understand the unfamiliar words. The first of all, English to English dictionary. If you don't know any words when you are reading, so search into a English dictionary, that would be fruitful for you. अगर आपको कोई वर्ड नहीं आता तो कोशिश करें कि उसे इंग्लिश टू इंग्लिश डिक्शनरी में सर्च करें, आपको वर्ड मिल जाएगा उसका। फिर थर्सिस, अब ये क्या है, इसमें यह है कि अगर एक लिस्ट होती है सिनोनिम्स एंटोनिम्स की, अगर आपको कोई वर्ड नहीं आता तो आपने उस लिस्ट में देखना है। तीसरा, इंडेक्स, आपने फहरिस्त देखनी है। ठीक है, इंडेक्स के अंदर देखना है कि इसका मतलब क्या होता है। मोस्टली ये होता है, आप देखोगे कोई बुक को आप अगर आप पढ़ते हो ना, तो उसके एंड पे उन्होंने इंडेक्स दिया होता है। ठीक है, तो इंडेक्स में उन्होंने जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स होते हैं उनके मतलब लिखे होते हैं। ग्लोसरी, आपने ग्लोसरी में देखना है और फहरिस्त में देखना है, आप वहाँ उसका अनफेमिलियर वर्ड्स देख सकते हैं। ये आपकी, यानी कि जो वर्ड आपको नहीं आते रीडिंग के दरमियान, ये जैसे हम कहते हैं कि हम सर्च करते हैं गूगल पे, तो ये सारी वही चीज़ें हैं। विकीपीडिया पे आप सर्च कर सकते हैं, विकीपीडिया का मतलब भी आप गूगल ही हो गया कि वहाँ आप किसी वर्ड का मतलब सर्च कर सकते हैं। ओवरऑल यही है, इसमें ये बात करना चाह रहा है कि ड्यूरिंग रीडिंग अगर आपको कोई वर्ड डिफ़िकल्ट लगता है तो आप उसका मतलब कैसे समझ सकते हैं। तो ये 4-5 तरीके हैं उनका मतलब समझने का। आप गूगल करें, डिक्शनरी करें, विकीपीडिया पर देखें, थ्योरेसिस पे देखें, इंडेक्स देखें, ग्लॉसरी देखें, तो ये सारी चीज़ें। वो कहता है यूज़ वर्ड एनालिसिस, प्रीफिक्स एंड सफिक्सेस। अब आपने वर्ड एनालाइज करना है कि वर्ड बना कैसे है, मॉर्फोलॉजी जिसको कहते हैं। ठीक है, हाउ अ वर्ड इज़ फॉर्मेटेड, कि किस तरह वर्ड बनाया गया है, कि व्हाट इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ द वर्ड। ठीक है, प्रीफिक्स क्या होती हैं, जब मिसाल के तौर पे मैं कहता हूँ पॉसिबल,
अभी एक वर्ड है पॉसिबल, अगर इसके आगे मैं आई एम इम्पॉसिबल लगा देता हूँ तो ये एक वर्ड है इम्पॉसिबल। अब मुझे पता लग गया कि भाई पॉसिबल का मतलब है कि ऐसा काम जो इजीली हो जाए, पॉसिबल हो, मुमकिन हो। अब मुझे अगर इम का पता है कि ये जब किसी वर्ड के आगे लगता है तो मोस्टली ये होता है जब ये एज ए प्रीफिक्स लगता है तो ये नेगेटिव कर देता है, या जैसे डी अगर किसी वर्ड के आगे लगता है तो वो उसे भी पॉजिटिव करता है, नेगेटिव कर देता है। तो इससे आपको आइडिया हो जाता है अगर आप प्रीफिक्स लगाते हो, सुफिक्सेस आप लगाते हो, जैसे कंपेयर, उसके बाद मैं लगा देता हूँ एबल, कंपेयर एबल। अब आपको पता लग गया कि कंपेयर का मतलब मुकाबला करना, एबल का मतलब ऐसी चीज़ जिसका मुकाबला किया जा सके, कंपेरेबल। ये सुफिक्सेस, प्रीफिक्सेस किसी वर्ड की स्टार्ट में लगते हैं और सुफिक्सेस किसी वर्ड के एंड पे लगते हैं। कंटेक्चुअल मीनिंग आप रीड आउट कर सकते हैं। आप कंटेक्चुअल मीनिंग, मिसाल के तौर पे अगर आपको एक लाइन समझ में नहीं आ रही, एक वर्ड समझ में नहीं आ रहा, तो आप पूरी लाइन पढ़ के उसका जो मीनिंग होता है वो आप इन्फर कर सकते हैं। यूज़ लाइब्रेरी रिसोर्सेज टू लोकेट द आइडियाज़। अब लाइब्रेरी रिसोर्सेज होते हैं कि आप उनके आइडियाज़ को ढूंढने के लिए या सिनोनिम्स को सर्च करने के लिए, आप वर्ड को सर्च करने के लिए लाइब्रेरी रिसोर्स। अब लाइब्रेरी रिसोर्सेज दो तीन तरह के ना, ऑनलाइन भी हैं और फिज़िकल भी। ऑनलाइन अगर फिज़िकल आपके पास कोई लाइब्रेरी वगैरह है तो आप वहाँ सर्च करें, अगर वहाँ नहीं कर सकते तो आप ऑनलाइन, आपके पास मोबाइल होता है, आप वहाँ सर्च कर सकते हैं। तो होप आपको चीज़ें पसंद आई होंगी। अगर आपको पसंद नहीं आई या कोई चीज़ समझ नहीं आई तो आप मुझे पर्सनल मैसेज कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक मुलाकात होगी, क्योंकि अब तो हमारा मंडे को लेक्चर होगा इस सब्जेक्ट के हवाले से। अल्लाह हाफिज़।